हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। युनसो जो सभी सोल के लड़कों को देखकर कहने लगता है कि ये कितने ज्यादा हैंडसम है, इसलिए तो कांगुई को मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा और वो खुद को एम्बैरेस फील नहीं करवाना चाहती थी। अब इन्हीं बातों को सोचते हुए वो सोच लेता है कि अब वो अपना वेट लूज करेगा और वापस रूम में आने के बाद भी जो भी खाने पीने की चीजें होती उन सबको हटा रहा होता। कहता है कि जिस दिन मैं अपना वेट लॉस कर लूंगा उसी दिन मैं इस कैन को वापस निकाल कर बाहर रखूंगा जो कांगुई ने आज उसे दिया था। अब हर चीज छोड़ने के बाद इसे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, पर भी ये हिम्मत नहीं हारता। डेली वेट करता रहता था और थोड़ा थोड़ा करके उसका वेट कम भी हो रहा था। जहाँ 100+ वेट था वहाँ से ये 80+ तो आ ही गया था और इसी तरह ये सियोल जैसे हैंडसम लड़कों की तरह स्मार्ट बन चुका था। और फिर दोस्ती आपस में सब रेस वगैरह लगा रहे होते और उस दिन के बाद ही इसने कांगुई का कैन निकाला और उसको उसके सबसे पहले वाले कैन के साथ रख दिया, जिसे देख देख कर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता। और इसी तरह हम 2015 से 2023 में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कांगुई जो उसी होटल रूम में आया होता और वो कैन भी कांगुई का दिया हुआ अपने साथ लेकर आया था। बस कांगुई का वेट ही कर रहा होता। कांगुई जैसे एंटर होती है वो भी स्योक के साथ और स्योक भी इसे अपने साथ अंदर लेकर आ रहा होता है। पर जैसे कांगुई युनसो को देखते है उसको तो बिल्कुल भी होश नहीं रहता। ये चीज तो बिल्कुल उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी थी कि यहाँ पर युनसो क्या कर सकता है, जबकि स्योक तो उसे हैंडशेक करने लगता है और बताता है कि मेरा नाम स्योक है और पता लगा है कि इसकी ऑनरशिप आपके पास है, तो मैं खुद पर ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। कांगुई की ऑनरशिप को क्या तुम मुझे इसकी ऑनरशिप को दे सकते हो? योक्सो पहले इसकी बातों को चुप करके सुन रहा होता और जैसे ही वो कोई बात करने लगता तो वो फौरन से कांगुई पहले तो अपना हाथ छुड़वाती और फिर कहती है कि हम गलत रूम में आ गए, हमने किसी और रूम में जाना था। ये कहकर उसे लेकर जाने लगते हैं, पर अब जोंगसू थोड़ी ना उसे जाने देने वाला था। कहने लगता है कि हमने फिर से मिल लिया। उसके इस बात से स्योक कहता है कि क्या मतलब फिर से मिल लिया, क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? तो वह कहता है कि हाँ, हम पहले भी मिले हैं। ये आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं एक बार सियोल आया था और तुमने एक लड़की की कन्वीनियंस स्टोर में हेल्प की थी, उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके, और वो एविडेंस उसे भी दे दिया था और कहा था कि तुम इस वीडियो का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते और इसकी रिपोर्ट कर सकती हो। अब ये बात पहले स्योक सुन रहा होता और फिर उसे होता है कि क्या वो लड़की कांगुई थी, तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ही वो लड़की थी? पर कांगुई उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगती है और अभी तक स्योक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा होता। वो बार बार कांगुई से पूछी जा रहा होता और कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हें वो लड़की थी? तो वो कहती है कि मैं कभी भी अपना पास याद नहीं रखना चाहती, इसी वजह से मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगा। तो कहता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती थी और फिर तुमने ये क्यों बोला कि हम गलत रूम में आ गए हैं? तो वह कहती है कि बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पर फिर भी वो अपना कार्ड उसे दे रहा होता है। अब ये भी इसका कार्ड लेकर जैसे लिफ्ट से जाने लगते हो तो ये फिर से लिफ्ट के आगे हाथ कर देता है, जिसकी वजह से लिफ्ट नहीं जा पाती। तो कहने लगती है कि अब तुम्हें क्या मसला है? तो वो उसे मैरी क्रिसमस कहता है और हैप्पी क्रिसमस कहकर उसे भेज देता। अब ये होटल से नीचे तो आ चुकी थी और आते साथ ही बस स्टॉप पर बैठकर अपने डैड को कॉल करती है और कॉल पर अच्छी खासी अपने डैड को सुनाने लग जाती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो, और अपने सारे रिश्ते नाते अपने डैड के साथ खत्म कर देती है। कहती है कि आपके बाद मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है और युनसो दिखाया जाता है जो अभी तक वही होटल रूम में ही होता है और बैठकर कांगुई के साथ गुजारे हुए टाइम को सोच रहा था जिस दिन इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। और कांगुई ने कहा था कि सियोल में बहुत ज्यादा सर्दी होती, तो इसने कहा था कि अगर सियोल में ज्यादा सर्दी हो तो तुम वापस आ जाना मेरे पास, और जब भी तुम मेरे पास वापस आओगे मैं तुम्हें अच्छे से कवर करूंगा और हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूंगा। ये सब सोचने के बाद वो जैसे जाने लगता है वैसे ही डोर ओपन करने पर उसे सामने कांगी नजर आती है, जिसे देखकर ये उसे शौक होकर देख रहा होता है। और कांगी भी इसे देखने के बाद हक कर लेती है और कहते हैं कि मुझे सर्दी लग रही है। और ये भी जैसे उसे हक करने लगता है पता लगता है कि असल में तो कांगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो उसे कहती है कि तुम अचानक से इस तरह मेरे सामने क्यों आ गए? तो वो उसकी बात पर उसे सॉरी कहता है। फिर वो उसे कहती है कि इस तरह देखो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। ये भी डोर बंद करके इसके पास आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या पियोगे, क्या मैं तुम्हें वाइन दूं? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई दूसरी टी वगैरह दे सकते हो, वाइन मैं नहीं अभी पीना चाहती। तो ये उसके लिए टी बनाने लगता और ग्रैंडफादर की डेथ वाले दिन के लिए थैंक्स कहता है कि तुम उस दिन आ गई। ग्रैंडफादर भी तुम्हें देखकर वहाँ पे बहुत खुश हो रहे होंगे। तो वह कहती है कि ऐसे कोई ताल्लुकात थे कि वो मुझे देखकर खुश हो रहे होंगे? तो वह कहता है कि हाँ, जाहिर सी बात है, रिश्तेदारी कभी भी खत्म नहीं होती और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देखकर खुश हो रहे होंगे। ये सब बातें करते हुए वो उसके लिए टी बनाकर ले आता और ये भी बैठकर पीने लगती है। फिर जब वो उसको ड्रिंक दे रहा होता है तो वो बताती है कि ये वाली तो मेरी फेवरेट है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था। तो ये बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट कहाँ पर है? युनसो अपने आप को उसके सामने सब करते हुए कहता है कि मैं ही तो तुम्हारा गिफ्ट हूँ। ना चाहते हुए भी कांगी को हंसी आ जाती है, पर युनसो तो ऐसे मजाक ही कर रहा था, वो तो असल में उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। और जैसे वो उसके आगे गिफ्ट करता है जो एक नेकलेस होता है, नेकलेस को देखकर कहती है कि ये तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसे कहती है कि इस बात को भी 10 साल गुजर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो तुम्हारी लाइफ में आई होगी। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूंगा। अब उसकी बात से वो उसके दिए हुए गिफ्ट को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं ये ट्राई करके आती हूँ। ये कहकर वॉशरूम में ट्राई करने के लिए चली जाती है और उस नेकलेस को देख देख कर खुश हो रही होती है और उसे पहन भी लेती है। अब पहन कर बाहर आती है, युनसो को दिखाती है। युनसो भी उसे नेकलेस पहने देकर उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में नहीं चाहती थी कि तुम मुझे देखो? उसके इस लहजे को सुनते हुए कहती है कि प्लीज इस टोन में मुझसे बात नहीं करो। पर फिर वो उससे वापस से वही क्वेश्चन पूछता है तो ये आहिस्ते से आवाज में बोल देती है कि तुम तो मेरी हार्ट बीट को तेज कर रहे हो।
इसकी बात सुनकर वो शौक होकर उसे देखने लग जाता तो ये फौरन से उसके कानों के ऊपर हाथ रखकर कहती है कि प्लीज तुमने कुछ नहीं सुना, अगर सुना भी है तो उसे इग्नोर कर दो। पर ये अपने कानों से उसके हाथों को पकड़ लेता और हाथों को छोड़ता नहीं है बल्कि पकड़ी रखता है। और इसी तरह जैसे ही युनसो उसके क्लोज आने लगता है पर फिर उससे दूर हो जाता और उसके क्लोज नहीं आता क्योंकि उसे बार बार कॉल आ रही होती है। और कांगुई भी उसे यही कहती है कि तुम्हें अपनी कॉल अटेंड करनी चाहिए। तो कॉल अटेंड करने के लिए वो साइड में चला जाता है। अब उसके जाने के बाद इसे अपना पूरा का पूरा पास्ट याद आने लगता है कि उसके साथ उस मोटल में क्या क्या होता था, किस नजर से वहाँ पर लोग इसे देखा करते थे। अब ये सब कुछ याद करने के बाद जैसे उसके पास योनसो आता है तो उसे बोल देती है कि सॉरी हम दोनों साथ नहीं रह सकते और तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी लाइफ में सेपरेट रहो और मैं अपनी लाइफ में रहती हूँ। ये कहते हुए उसका नेकलेस उसे वापस कर देती है और कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को देना ये और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। योनसो से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है तो वह कहती है कि मुझे अपना पूरा पास्ट याद आ गया है कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या होता था और मैं उस जगह को क्यों छोड़कर आई थी, तो मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। ये कहते हुए जब जाने लगती है तो वो उसे आवाज देकर रोकता और कहता है कि अगर तुम अभी चली गई तो मैं कभी भी तुम्हारा वेट नहीं करूंगा। तो ये भी आगे से कह देती है कि हमारा फर्स्ट लव यहीं पर एंड हो गया है, डी एंड। ये कहकर होटल के रूम से बाहर आ गई थी पर बाहर आने के बाद भी डोर की तरफ ही देख रहे होते पर योनसो तो वहीं का वहीं रह गया था। इसकी बातों को सुनने के बाद वो तो इसके पीछे भी नहीं आ पाता। अब इसी तरह ये वापस जा रही होती है और जो एक स्ट्रे कैट होती है उससे बातें करने लग जाती और वो जो इसके पीछे पीछे आने लगती है तो उसे कहती है कि मेरे पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊँ, इसलिए मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और कैट वहीं पर बैठी चुप करके उसे देख रही होती है। और हमें योनसो दिखा जाता है जो पुलिस स्टेशन में आया होता है। पता लगता है कि असल में वो पुलिस स्टेशन में अपने मॉम डैड की वजह से आया हुआ था। डैड ने मॉम को मारा था पर मॉम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करी होती, जबकि पुलिस वाले साफ देख रहे होते हैं कि इस आदमी ने आपको मारा है, आप इसके खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट करी। पापा कहती है कि मैं इस मामले को यहीं पर खत्म करना चाहती, कोई भी रिपोर्ट नहीं करना चाहती। पर योनसो जब ये बात सुनता है तो आकर पुलिस वालों से कहता है कि मैं अपनी मॉम से कुछ टाइम अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी मॉम को ले जाता है पर डैड भी पीछे जाना चाह रहे होता है पर पुलिस वाले उसे नहीं जाने देते। योनसो अपनी मॉम को बाहर लेकर चला जाता और पूछता है कि क्या डैड ने आपको मारा, पर उसकी मॉम नहीं मारी होती और फिर कहती है कि हाँ उसने मारा पर फिर मैं उससे बचाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगे ताकि मैं तुम्हारे डैड को यहाँ से छुड़वा पाऊँ। वो कहने लगता है कि मॉम आपको क्या हो गया, आप इस इंसान से पीछा भी तो छुड़वा सकती ना। पर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अलग हो, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है तो माफ कर देना चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हारे डैड को माफ करना चाहती हूँ, वापिस उसके साथ लाइफ गुजारना चाहती हूँ। और अपनी मॉम को इस तरह रोते देखकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। पहले तो वो अपनी मॉम को कोट देता क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा होती है और फिर वो डैड को छुड़वाने के पैसे भी दे देता है। अब जैसे उसके डैड छूट कर बाहर आते हैं तो वो आकर अपने बेटे को उन्हीं पैसों में से एक नोट देते हुए कहते हैं कि तुम ये चीज खा लेना, पर वो उनकी बात भी नहीं सुनता, उनके पैसों को भी नहीं लेता। ये देखकर योनसो की मॉम उसके डैड को वहाँ से लेकर चली जाती है और दोनों वापिस से खुश होते हुए जा रहे होते हैं जैसे उन दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही ना हो। और इधर योनसो सभी दोस्तों में दिखाया जाता है जो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है और कांगी बिल्कुल अकेली बैठी होती है। अब जैसे नेक्स्ट डे आता है तो कांगी सुबह में नाश्ता अपना कर रही होती है और यहाँ योनसो भी उठा हुआ था। कांगी अपने काम के लिए मिस योंग के पास पहुँच गई थी। मिस योंग उसे बता रही होती है कि किस तरह का तुम्हें रेनोवेट का काम करना होगा। वो जो म्यूजिक बताती है तो जोंग कहने लगती है कि वो म्यूजिक किस तरह मॉडल में यूज हो सकता है। अब ये सुनते ही कांगी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि होटल की या किसी और जगह की रेनोवेट का काम करना होगा, बट मॉडल वो तो कभी भी मॉडल जाना नहीं चाहती थी और वहाँ की रेनोवेशन का काम करे, इसलिए इस जॉब को गुड बाय कहकर बाहर आ जाती है। और जैसे बाहर आती है तो वहाँ पर से स्योक मिल जाता है। स्योक इसे वापिस से अंदर ले आया था। स्योक भी इसे बैठकर बात कर रहा होता और इन्हीं बातों बातों में गलती से कांगी बता देती है कि उसके डैड भी मॉडल चलाते थे और इसलिए उसको मॉडल से नफरत है। ये सुनते ही मिस योंग कहती है क्या सच में तुम्हारे डैड का मॉडल था? तो वह कहती है कि हाँ था और मॉडल में ही मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, मुझे उस जगह से इतनी नफरत है। वहाँ पर आकर लोग सोते हैं, जब बच्चे सब मेरे साथ खेला नहीं करते थे तो मैंने डैड से आकर पूछा कि ऐसा मॉडल में क्या होता है जो बच्चे मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। तो डैड ने बोला कि लोग बस यहाँ पर सोने के लिए आते हैं, आपको सोने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए होती है तो वैसी जगह आपको यहाँ पर मिलती है और अपनी सुकून की नींद वो यहाँ पर पूरी करते हैं। ये तो उस टाइम पर ये बात सुनकर खुश हो जाते हो, कहती है कि ये तो सुनने में मजे का लग रहा है, पर बड़े होकर इसे पता लगा कि सोने का मतलब क्या होता है। इसी वजह से इसे उस जगह से और उस नाम से भी नफरत हो गई और उस जगह से भी, और वहाँ से छोड़कर आ गई। अब मिस जोंग पूछती है कि तुम्हारे डैड अभी क्या करते हैं, कहाँ होते हैं, कौन से वाला मॉडल है तुम लोगों का? तो ये बोल देती है कि मेरे डैड मर चुके हैं, जबकि उसके डैड तो जिंदा थे। और गुस्से में फिर से इस जॉब से मना करके जाने लगती है। पर जो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ जो तुम मना नहीं कर पाओगे, पर वो उसे बोल देती है कि मैं ऑफर सुनना भी नहीं चाहती हूँ। जैसे बाहर जाने लगते तो उससे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता और स्योक जब उसके पास आता है तो वो बस उसे यही बोलती है कि मेरे डोर ओपन कर दो। वो जैसे इसके लिए डोर ओपन करता तो ये वहाँ से बाहर चली जाती है और वापस जब अपने घर में होती है तो इसे एक मैसेज आता है जिससे पता लगता है कि इसके अकाउंट में बहुत से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये फौरन से उस टाइम पर बाहर आती और पहले से ही ईस्टर इसका वेट कर रही होती है, वो भी कार के साथ इसके लिए डोर भी ओपन किया होता है। कांगी के डैड दिखाए जाते हैं जो ऊंचा स्पीकर पर बोल रहे होते हैं ताकि वो स्योंग को उसके डैड से बचा पाए और स्योंग अपने डैड से बच भी जाता है। जैसे स्योंग वहाँ से चला जाता तो उसके डैड कांगी के डैड के पास आ जाते हैं, चॉनपिल के पास, और उसे कहने लगते हैं कि तुम स्योंग की साइड क्यों ले रहे हो? तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी तुम्हारा बेटा करना चाहता है उसे करने दो ना। जब मैं अपना एग्जाम छोड़कर आ गया था तो मुझे लगा था कि मेरी मॉम तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ये बात चॉनपिल कह रहा होता है, पर मेरी मॉम ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उस
दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि मेरी बेटी जो कहेगी मैं वो मानूंगा, उसकी लाइफ में जो करने को दिल होगा मैं उससे वो करने दूंगा और तुम्हें भी यही करना चाहिए। पापा कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे यही पर जानवर चुराने का काम करना होगा। जॉन फिर उसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर होता है कि तुम ऐसे क्यों हो, इतना तो ग्रीडी किसी इंसान को नहीं होना चाहिए ना, लालचपन अपना खत्म करो। और यूनसो दिखाया जाते जो अपने सभी दोस्तों के पास गाँव में आया हुआ था और सभी उसको आज लास्ट डे कहकर गुड बाय कर रहे होते हैं क्योंकि वो ग्रैंडफादर का क्लिनिक चलाने वाला था। एक कहता है कि वही वाला क्लिनिक जिसको तुम्हारी मॉम सेल कर रही है, उसी बिल्डिंग को। ये सुनते ही वो फौरन से घर भागता है जहाँ पर डीलिंग वाले आए होते और पेपर्स वगैरह भी साइन हो रहे थे। ये देखकर वो कह देता है कि मैं ये सेल नहीं करना चाहता क्योंकि लास्ट में योंसो के साइन ही चाहिए थे। योंसो के नाम ही उसके ग्रैंडफादर ये बिल्डिंग लगा कर गए थे। उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते कि तुमने तो बोला था कि ये तो तुम्हारे पास है पर ये तो इसके पास है। ये देखकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले को वहाँ से भेज देते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो उसकी मॉम वापस से योंसो को मनाने लग जाती है कि हम ये बिल्डिंग सेल करना चाहते हैं। पापा कहता है कि ग्रैंडफादर मेरे लिए ये बिल्डिंग छोड़ कर गए थे और उन्होंने सोचा हुआ था कि ये हॉस्पिटल इसी तरह चलता रहेगा और मैं उनके इसी ख्वाब को इसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। उसकी मॉम तो इसे बेचकर कहीं घूमने के लिए जाना चाहती थी जो हमेशा से उनकी ड्रीम प्लेस थी। पर योंसो ने साफ मना कर देता। डैड तो पहले से यहाँ से चले गए थे। गुस्से में आकर के उनकी वाइफ ने उनसे झूठ बोला और योंसो भी अपने डैड मॉम से यही कहता है कि आपको मेरे साथ रहने के लिए आ जाना चाहिए। पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं हम न्यूली वेड हैं, इतने बड़े बेटे के साथ कैसे रहेंगे। पर वो अपनी मॉम से कहता है कि मैंने क्या बोला, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर जाने लगता है तो उसके डैड आगे डोर पर होते हैं तो वो फिर भी जबरदस्ती डोर ओपन कर रहा होता है और गुस्से से वहाँ से चला गया। तो अपना सामान वगैरह उठाकर मोटल में आ जाता है जहाँ पर पहले से ही चॉनपिन ने इसके लिए रूम का अरेंज किया हुआ था। आगे से मोटल का जो एक पर्सन होता है वो इसका लगेज लेने के लिए आता है पर जब योंसो नहीं दे रहा होता तो वो कहता है कि ये मेरा काम है मुझे दे दो। तो ये भी अपना लगेज उसे दे देता और जो चॉनपिन का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा था उसे उठाकर बजाने लग जाता और सॉन्ग भी सिंग कर रहा होता है। इतने टाइम में चॉनपिन भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो इसे गाते हुए देखकर चुप करके आकर बैठ जाता है और इसके साथ जब हंस रहा होता है तभी योंसो को पता लगता है कि अंकल चॉनपिन तो आ गए हैं। तो वो फौरन से उनकी रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।